बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर फवाद फ़ारूक। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसको हफ्ते में या कम से कम महीने में जिस्म में दर्द ना महसूस होता हो। और ये जिस्म के दर्द कभी जोड़ों में, कभी पट्ठों में, कभी कमर में, और दर्द की नौइयत ये कि कभी कभी आपको इस हद तक परेशान करे कि आपको कोई ना कोई दवा लेनी पड़ जाए। आम हालात में इस किस्म के दर्द यूजुअली काम की ज़्यादती या आपके मसल या जोड़ पे किसी किस्म का दबाव आ जाने की वजह से, जिसके लिए आप अमूमन डॉक्टर के पास नहीं जाते और अपने तौर पे दवा ले लेते हैं। लेकिन अगर ये दर्द मुतवातिर, शदीद और आपकी ज़िंदगी को या आम रूटीन को मुतासर कर रहा हो, तो फिर ज़रूरी है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए। वजह ये कि जोड़ और पट्ठों में दर्द होने की लातादाद वजूहात हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें अलामत को रफ़ा करना है। इन हालात में हमें ये भी देखना है कि इनके पीछे वजूहात क्या हैं, और फिर उसमें भी कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल, यानी अगर आप उनको रफ़ा कर दें तो आप मुकम्मल तौर पे इन तकालीफ से निजात पा जाते हैं। जबकि कुछ वजूहात ऐसी हैं जो रहती हैं और दवाइयों के ज़रिए से आप उनकी अलामतों पे किसी हद तक काबू पा लेते हैं। इन्हीं वजूहात में से एक वजह विटामिन डी की कमी, जो बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे में, और अमूमन इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। कभी कभार लोग अपने तौर पे ही कभी कैल्शियम ले ली, कभी विटामिन डी ले ली, क्या मिक़दार, कितनी, कब तक, दोबारा कब टेस्ट कराना, इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर करीम को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में और कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर करीम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मैं कहूँगा आपका इंट्रो आप मेरे आधे से ज़्यादा जवाबात ले गया है। सो आपने तो पहला सवाल ख़ुद ही अनफोल्ड कर दिया है कि अब उसकी अलामतें क्या हैं, तो आप ख़ुद बता चुके हैं। एक तस्वीर यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि इंट्रो बहुत अच्छा आपने दिया, लेकिन मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपकी वीक है। आई एम द प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट बकाई यूनिवर्सिटी। सो विथ योर माशाअल्लाह आई थिंक वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो माजरत थोड़ी सी आपके दर्जे को कम करने की। अच्छा, अब सर विटामिन डी के हवाले से, चूँकि लोगों में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ये पता है कि विटामिन डी की कमी कोई चीज़ होती है। अच्छा, हम बुनियादी तौर पे वो कॉमन क्या अलामतें हैं, या क्या अलामत के बग़ैर भी इसका टेस्ट कब कराए एक आदमी? देखिए, विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन वक्त और हालात ने मज़ीद आने वाले वक्त में भी और अब भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, 90% से ज़्यादा जो अलामतें हैं वो आपने अपने इंट्रो में बता दी हैं। यानी बग़ैर किसी वजह के थकन का होना, रूटीन एक्टिविटी, पट्ठों का साथ ना देना, पट्ठों में खिंचाव का रहना, और इसके अलावा किसी पेशेंट का डिप्रेशन में जाना, किसी पेशेंट का काम में दिल ना लगना, हाँ, और कुछ ऐसी बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहलाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम कैंसर्स कहते हैं, उनका बढ़ जाना, ये तमाम के तमाम चीज़ें विटामिन डी की कमी में आ सकती हैं, हो सकती हैं। और इसको हर डॉक्टर को जब कोई एक्सप्लेनेशन इन अलामत का ना मिल रहा हो तो वहाँ विटामिन डी का टेस्ट करा लेना, खुसूसन पाकिस्तान में, जहाँ हम आगे चल के बात करेंगे कि देखा जा चुका है कि हमारे यहाँ प्रेवलेंस विटामिन डी की कमी का दूसरे ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है। तो इसमें कोई कबाहत, कोई बुराई नहीं है। कौन सा टेस्ट करना है वो डिपेंड करता है उस डॉक्टर पे जिसने वो मरीज़ देखा है। तो मैं यहाँ पे वो टेस्ट ख़ास तौर पे अलग से नहीं डिफ़ाइन करना चाहता ऑडियंस के लिए, उसको हम उस डॉक्टर के ऊपर उसकी सवाबदीद पे छोड़ दें। लेकिन बहरहाल इस किस्म की अलामतें कि जोड़ पट्ठों में दर्द है, डिप्रेशन है, काम में दिल नहीं लग रहा है, और उसकी कोई और क्लियर वजह नज़र नहीं आ रही है, तो विटामिन डी का टेस्ट। अच्छा, ये तो हम वैसे डायरेक्ट विटामिन डी पे आ गए। आम हालात में हमारे यहाँ कॉमन वजहें
जोड़ पट्टों में दर्द की क्या हो सकती हैं? इसके लिए लोग अमूमन हकीमों के, होम्योपैथ के, टोटका स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होते हैं, और प्रोलॉन्ग बीमारी हो तो इवन वो स्टीरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। उनका मतमय नज़र बस ये होता है कि बस अलामतें रफ़ा हो जाएं। तो इस पे भी थोड़ी सी अगर नहीं बिल्कुल, रोशनी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी जो है एक अलामत है किसी आदमी को कि उसके रूटीन एक्टिविटी में थकन का रहना, उसकी बॉडी का साथ ना देना, और पट्ठों में दर्द का होना, और जिस्म में हड्डियों में दर्द का होना, और पेशेंट को अच्छा फील ना होना, लो फील होना। ये कैफियत बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमारे यहाँ कॉमनेस्ट जो ऑर्गेनिक बीमारियां हैं बिसाइड्स विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसमें डायबिटीज़ एक बड़ी बीमारी है, सही, हेपेटाइटिस, खुसूसन वायरल हेपेटाइटिस एक और ग्रुप है जिसको हम कंसिडर करते हैं। थर्डली हमारे यहाँ हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम थायराइड हार्मोन की कमी कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि चंद ही फैमिलीज़ होंगी जिनके अफराद में किसी एक को भी थायराइडल डिसऑर्डर ना हो। हमने तो देखा है कि हमारे अपने कलीग्स में और हमारे मरीज़ों में थायराइड से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों की सूरत में, खुसूसन हाइपोथायराइडिज्म की सूरत में, सब क्लिनिकल की सूरत में पाई जाती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे यहाँ बिसाइड्स विटामिन डी और दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी, जैसे हमारे यहाँ B12, विटामिन B12 है, उसकी कमी, और जिंक की कमी, और इसके अलावा आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन की ज़्यादती, वो भी अपनी जगह एक पूरा ग्रुप है। और फिर डिप्रेशन से एलाइट खुसूसन ख़वातीन में जिस्मानी दर्दों का होना, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया का एक ग्रुप कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है। सो इन तमाम कंडीशंस को माइंड में रखते हुए उस डॉक्टर के ऊपर है कि वो किस तरह पहली प्रायोरिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी उस पर्टिकुलर मरीज़ की तय करता है, और फिर उसके बाद उस मरीज़ में वो इवैल्यूएशन कराता है। इसी तरह अगर हम जोड़ों की प्योर बीमारियों की बात कर लें, क्योंकि ये तो एक ओवरऑल जिस्म की बीमारी दर्द की थी, उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जोड़ों की बीमारियाँ खुसूसन यंग एज में, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून, यानी बॉडी की मुदाफ़ियत उसके अपने जोड़ों के ख़िलाफ़ और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के ख़िलाफ़ अपना काम शुरू कर दे, ऐसी बीमारियाँ भी काफ़ी तादाद में हैं। और उन बीमारियों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE या सिस्टमिक लुपास एरिथमेटोसिस, या सोरियासिस करके एक बीमारी है, उससे रिलेटेड आर्थराइटिस, जल्द की जो बीमारी है उससे रिलेटेड आर्थराइटिस, या हमारे यहाँ पोस्ट वायरल इलनेस, जो कि हम अब पेंडेमिक में रह रहे हैं तो हम वायरल इलनेसेस को भी नहीं भूल सकते, तो उन जोड़ों को मुतासर करती है। तो उससे ओवरऑल सिर्फ जिस्म में दर्द नहीं, बल्कि जोड़ों का मर्ज़ एक अलग नौइयत का है कि प्योर आपके जोड़ मुतासर हो रहे हैं, जिस्म पट्ठों में दर्द, वो यानी इसमें बड़ा क्लियर तहकीक करनी पड़ती है अलामतों को देखते हुए कि कहाँ क्या मसला है। जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ दवाई ले ली और बस काम चलता रहे। बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट डॉक्टर फवाद और ऐड करना है कि अगर हम ओल्डर एज में देखें, ये तो हमने अभी जो बातें की जोड़ों की बीमारी जवानों में, लेकिन अगर ओल्डर एज में देखें तो हमारे यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी खुसूसन वो जोड़ जो वेट बेरिंग जोड़ है, जैसे हमारे नी जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, और कमर के जो आखिर के पोर्शन में जो मोहरें हैं, उनकी बीमारियां भी काफ़ी जो है प्रेवलेंट हैं। और उसमें भी विटामिन डी की कमी, कुछ कैल्शियम की कमी, और कुछ हमारी एक्सरसाइज का ना प्रॉपर किया जाना, और साथ साथ हमारा मोटापा ख़ास तौर पे पार्ट प्ले करता है और उनके जेनेसिस में होने में। सही। अच्छा डॉक्टर रहीम, ये तो क्लियर हो गया कि विटामिन डी की अलामतें ये हैं, और इस सूरत में विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। विटामिन डी का इलाज उन मानों में कि बग़ैर दवाई के अगर क्या चीज़ें की जाएं तो आपके अंदर वो कमी नहीं होगी? बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड और बहुत ही मुनासिब क्वेश्चन है। देखिए, हम जिन ममालिक में शुमार होते हैं वहाँ धूप की कमी उमूमी तौर पे नहीं कंसीडर की जाती। हमारे यहाँ साल के बेशतर दिनों में धूप अच्छी सनलाइट मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लेवल्स हैं, लोकल स्टडीज़ जो हमारे अपने लोगों ने की हैं, और कुछ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हमारे लोगों पर इंटरनेशनल ग्रुप्स ने की हैं, वो ये साबित करती हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद, अब मैं उसको परसेंटेज वाइज ले लूँ तो एक स्टडी आगा खान हॉस्पिटल की कुछ साल पहले पब्लिश हुई, तो 92% लोगों में डेफिशिएंसी देखी गई।
और उन 92 में से आप कह लें कि सीवियर डेफिशिएंसी तकरीबन 65% लोगों में देखी गई, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। ये वो लोग थे जो अलामतों के साथ थे या बस ये वो लोग थे जो आगा खान हॉस्पिटल में या तो मरीज़ बन के आए थे, उनसे परमिशन लेके किया गया था, या ये मरीजों के रिश्तेदार थे। अच्छा, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो मरीज नहीं थे और उसमें 60% से ज़्यादा लोगों में शदीद कमी विटामिन डी। हाँ, इसके लेवल्स जो इंटरनेशनल रेकन हुए हैं वो तो हमें शेयर कर लेने चाहिए। वो ये है कि हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी उमूमन देखते हैं कि स्टडीज़ में और मेजर कराए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स। अब उन लेवल्स में अगर 30 से कम है तो पेशेंट को डेफिशिएंसी है। ठीक है। और अगर 30 से और 21 के दरमियान है तो उसको इनसफिशिएंसी कहा। 20 से कम को प्योर डेफिशिएंसी कहा। और 10 से कम को सिग्निफिकेंट या सीवियर डेफिशिएंसी में कंसिडरेशन किया गया। सो अगर आप सीवियर डेफिशिएंसी की हम बात करें तो स्टडी में तकरीबन 65% लोगों को यानी 10 से कम का फिगर मेजर हुआ। और सेम वुड बी ट्रू के तकरीबन कोई 92% मीन्स हर 100 में से 92 लोग 30 से कम या तो इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी के लेवल के ज़िम्रे में वो आते हैं। ठीक है। सो ये बहुत बड़ा फिगर था। क्यों आते हैं ये सवाल था, तो उसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल है एक लाइन में देना। क्यों कि इस पे बहुत बहस है कि हमारा शायद उस टाइम में यानी दिन के वक्त वो वक्त जिसमें अल्ट्रावायलेट बी रेज़ सूरज की हम पे पड़ती है, हम उतना एक्सपोज नहीं होते। ठीक है, एक ये है। बड़ी बड़ी इमारतें हमने बना ली हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी हमारे यहाँ जो फोर्टिफिकेशन एक्ट है फॉर फूड वो बन तो गया था 1976 में, लेकिन जो कारोबारी हजरात खुसूसन एडेबल आइटम्स बनाते हैं उनको बाइंड नहीं किया गया कि सोर्स कौन सी होगी, एनिमल सोर्स होगी या वेजिटेबल सोर्स होगी। यानी प्लांट ओरिजिन का जो कि बी क्लास विटामिन डी जनरेट करेंगे या एनिमल सोर्स से ए क्लास विटामिन डी जनरेट करेंगे रॉ मटेरियल। यानी हमारे ग़िज़ाई मादे शायद उस तरह से एग्जैक्टली उसमें विटामिन नहीं है। तीसरी एक बात ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ने चंद साल पहले पब्लिश की और एक सिम्पोजियम में उसको शेयर भी किया, वो ये कि हमारे यहाँ मुरूसी तौर पे एक्टिव विटामिन डी की जो कन्वर्जन है इस रेस में जिसमें जो पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं उसमें उनके अंदर वो हाइड्रोक्सिलेशन की जो मुरूसी सलाहियत है वो या तो स्लो है या डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से मेजर किया जाने वाला 25 हाइड्रोक्सिलेटेड विटामिन डी हमारे यहाँ कम मिकदार में मिलता है। तो ये तीनों असरात तो होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो सिम्टम्स आपने और हमने मिलके बताए ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी प्रेवलेंट, बहुत कॉमन। तो इसका मतलब है 3-4 चीज़ें। एक तो अच्छा ये जैसे आपने बात की कि सूरज की रोशनी, तो वो कौन सा टाइम है सूरज की रोशनी? जी बिल्कुल। देखिए वो टाइम जो पब्लिश है लोकल स्टडीज़ में और इंटरनेशनल में वो है सुबह में तकरीबन कोई 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे। कुछ स्टडीज़ में 11 से 2 का भी टाइम है। सो इन टाइमिंग्स में उमूमी तौर पे धूप में 10 से 15 कि बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर, और उसमें भी सिर्फ फेस का एक्सपोजर नहीं, आर्म्स का, बैक का एक्सपोजर 10 to 15 मिनट्स का वो ज़रूरी है। और ऐसे हालात में जितनी गर्मी होती है उमूमी तौर पे मैं और आप दोनों जानते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि कोई अपने उमूमी कपड़े निकाल करके एक्सपोज हो। तो सनबेथिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है आम लोगों के लिए और स्पेशली ख़वातीन के लिए जो घरों में रहती हैं कि वो किस तरह ये एक्सपोजर ले सकें? देखिए प्रैक्टिकली सन एक्सपोजर प्रॉबेबली हमारे यहाँ हम उस तरह से हमारे कल्चर्स को जहन में रख के खुसूसन ख़वातीन के लिए हम एडवोकेट नहीं कर सके। तो हमें अपनी ग़िज़ाओं को अच्छा रखना है, उन चीज़ों की तरफ हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना है जिसमें विटामिन डी रिच सोर्स में खुसूसन एनिमल सोर्स में मौजूद हो, जिसमें मछली का इस्तेमाल है और उसमें एग वाइट्स का इस्तेमाल है, उसमें आप कह लें कि एडिबल ऑयल्स हैं, एडिबल जो भी हमारे यहाँ कुकिंग से मुतल्लिका लिपिड्स यूज़ होते हैं उसमें अप्रोप्रिएट सोर्स को, यानी ग़िज़ा में मछली भी कोई ख़ास किस्म की है? ऑयली फ़िश की डेफिनेशन ये है कि वो फ़िश जिसका 30% बॉडी वेट जो है वो ऑयल पे मबनी हो।
हमारे यहाँ ऑयली फ़िश की एग्जांपल में सुरमई एक मछली है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। सही। और इसके अलावा हम जो फिंगर फ़िश जिससे बनाते हैं मैक्रिल कहलाती है, सही, उसका इस्तेमाल अगर हम करें। मछली, अंडे। अच्छा, ख़वातीन का ऐसा कि घर के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ धूप आती है, जी वहाँ सहन थोड़ा सा सहन का जो कॉन्सेप्ट है, अब फ्लैटों की वजह से वो ज़रा मादूम हो गया, लेकिन जो बालकनी अगर ऐसी है कि थोड़ा सा वहाँ बिल्कुल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज बिल्कुल लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी हद तक सूरज की रोशनी में एक्सपोज करें ताकि इन चीज़ों से। अच्छा, ये तो वो बातें हो गई कि बगैर दवा के इलाज। इसमें एक पॉइंट अच्छा, बिल्कुल था कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जिसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, और एक हद तक रहते हुए कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल, कॉटेज चीज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है। सही, ये हम जो है एडवोकेट कर सकते हैं, खुसूसन हमारी एजिंग पॉपुलेशन को और ख़वातीन को बिलखुसूस, जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में हो तो उनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने जैसे कहा कि सहन का कॉन्सेप्ट अगर हमारे यहाँ हम डेवलप करें तो भी हम फ़ायदे घर में ऐसे ज़रूर हिस्से हों जहाँ धूप आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर किसी मरीज़ का विटामिन डी कम आ गया, हमारे यहाँ जो आम हालात में हम देखते हैं कि उनको उनके डॉक्टर ने कोई दवाई दी, उन्होंने कुछ दिन इस्तेमाल की और बस ये मामला पूरा हो गया। तो इस पे अब जब कमी आ गई है, उसके बाद अब इस मरीज़ को किस तरह चलना है आगे, इसका फ्यूचर कोर्स क्या हो? देखिए, विटामिन डी भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दूसरी दवाओं का इस्तेमाल। तो विटामिन डी के बारे में ये है कि अगर हम लेवल्स को अगर हम फॉलो कर लें तो भी सही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि विटामिन डी की जो सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज, उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर एनहांस रखें। पहला तो तरीका ये है, प्रैक्टिकल तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर विटामिन डी हम एज ए ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपने मुआलिज के साथ अपने मशवरे को ज़रूर जारी रखें कि सर हमने ये 3 महीना इस्तेमाल कर लिया, हमने साल इस्तेमाल कर लिया, हमने 2 साल इस्तेमाल कर लिया जैसे आपने फरमाया, और अब हमें दोबारा उसका लेवल वर्थवाइल होगा, हम टेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप उसका डॉक्टर उसको कहता है कि जी आपने लेवल रिपीट करना है, यू शुड। अदरवाइज़ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर हमें लेवल्स देखने पड़ते हैं। जैसे एक पेशेंट है वो रीनल फेलियर का है, किडनी फेलियर का, हमारे यहाँ काफ़ी परसेंटेज को 40% डायबिटिक, हाँ 40% अमराज ऐसे मरीज़ आते हैं जो डायबिटीज़ के साथ रीनल फेलियर उसके साथ मुतासर होते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ अच्छा खासा प्रेवलेंट है, उसके नतीजे में भी गुर्दे मुतासर होते हैं। तो जो गुर्दे के फेलियर के पेशेंट है उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का एक्टिवेटेड विटामिन डी इंडिकेट किया जाता है। वो विटामिन डी से कदरे मुख्तलिफ है जो फिश ऑयल की सूरत में हम पेशेंट को सॉफ्ट जेल की सूरत में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन लोगों में तो बिलखुसूस कैल्शियम के लेवल्स और अगर वक्त पड़े तो विटामिन डी के लेवल्स हमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। मरतबा जैसे दवा शुरू हुई है तो एवरेज कितने अरसे बाद दोबारा विटामिन डी चेक करना चाहिए कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे अलामतों पे? बस मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रैक्टिकली जवाब दें तो इसमें पहली दफ़ा के बाद अलामतों को मेन फोकस करना चाहिए, और उसके अलावा उसके डॉक्टर के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो देखता है कि विटामिन डी से ये पेशेंट ठीक हो गया था, अब दोबारा से इसको कोई ऐसी सिम्टम अराइज हो रही है जिसका उसके पास कोई मेजर अदर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, वजाहत नहीं है, देन ही शुड एडवाइज एंड द पर्सन शुड फॉलो कि उसके विटामिन डी के लेवल्स भी रिपीट हों। लेकिन कैल्शियम के लेवल्स वो वक्तन फ़वक्तन रिपीट होते रहने चाहिए। क्योंकि कैल्शियम जो है या फास्फोरस और कैल्शियम दोनों जो है वो बहुत सारी विटामिन डी से हट के कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो अल्टर हो सकते हैं और उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। एक बार कमी के बाद कितने अरसे तक विटामिन डी लेनी होती है? देखिए, विटामिन डी के मुतालिक जो है ना वो मिथ्स ही रहेंगे। विटामिन डी कुछ ग्रुप्स का ख्याल है कि आप 100 से लेके 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है डेली रिकमेंडेड अलाउंस है। इसके बरखिलाफ़ कुछ अच्छे और ग्रुप्स हैं जो विटामिन डी की क्वांटिटी को कहते हैं जी ये बहुत कम है, आपको हाई क्वांटिटी यानी 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट आम हालात में लेने चाहिए। अच्छा, मैं जवाब को कंप्लीट करता हूँ। अच्छा,
जिन लोगों में, ये तो वो हो गया जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी प्रूवन है बाय लेवल्स, एक बार यकीनी तौर पे उनमें इनके मुकाबले में जो रेकमेंडेड मेंटेनेंस अलाउंस है उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा लेना है। अच्छा, कब तक लेना है? हायर डोजेस में, उसका फैसला उसके मुआलिज को करना है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप हाई डोजेस में लेते हैं, जैसे कोविड के रिलेशन में आप उसको ले लें, या उन मरीज़ों में ले लें जिन पेशेंट्स के अंदर अनएक्सप्लेन थकन के लिए शुरू किया गया लेवल कराने के बाद, तो एक रफली 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद हाई लेवल्स पे लेने वाले जो विटामिन डी के अफराद हैं जिनको आप सप्लीमेंट लिखते हैं, उनको रिपीट करना चाहिए। लेकिन एक आदमी कहता है कि जी मैं मेंटेनेंस डोजेस में लेता हूँ और फिर मैं वैल्यूज़ रिपीट करूं, तो मैं समझता हूं ये उसके मालिज पे छोड़ना चाहिए कि वो कब फैसला करता है, साल में। लेकिन कम से कम ये बात क्लियर होगी कि ऐसा नहीं है कि बस एक मरतबा चेक हुआ और दवाई, ये फिर आपको अपने मालिज से मशवरा करते रहना है और उसके हिसाब से फिर फैसला होगा कि कब दोबारा टेस्ट करना है, डोज को कितना रखना है, कम या ज़्यादा। अच्छा, इससे हट के इस हवाले से, विटामिन डी के हवाले से एक कॉन्सेप्ट कैल्शियम का है कि लोग बग़ैर कुछ किए इसी किस्म की अलामतों में बस कैल्शियम ले रहे होते हैं, उसके बारे में क्या है? मेरा ख्याल है कि ये वाला जो जवाब है इसको मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से देना है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कैल्शियम का लिया जाना बिल्कुल इक्वेट करता है या कॉइंट कर दिया गया विटामिन डी के इंटेक के साथ, जो मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो कैल्शियम के लिए वक्तन फ़वक्तन जब भी हम सप्लीमेंट दें तो हमें पेशेंट को भी चाहिए और वो पूछे अपने मुआलिज से, और मुआलिज को भी चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स के लेवल्स जो है उसको वक्तन फ़वक्तन, वो डिपेंड करता है 3 मंथ्स में करना है या 6 मंथ में करना है या मे बी 6 वीक्स में करना है आफ्टर सप्लीमेंटेशन। ये जहन में हमें मरीज़ों के ज़रूर जनरेट करना है कि कैल्शियम की कमी कॉइंट नहीं करनी चाहिए विटामिन डी की कमी। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है। विटामिन डी की मौजूदगी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को या कैल्शियम के जिस्म में दाखिले को एनहांस या फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम ऑब्वियसली एक बिनाइन चीज़ नहीं है, ठीक। कैल्शियम जो है ना सिर्फ बोन्स में डिपॉजिट हो सकता है बल्कि एजिंग शरियानों में भी डिपॉजिट हो सकता है, और एक प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जरूरी अगर कैल्शियम ले रहे होंगे तो आपके लिए नुकसानदेह और किडनी के अंदर स्टोन का बायस भी बन सकता है। और जैसे अभी आपने जिक्र किया कि विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में ताल्लुक ये है कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन यानी आंत से उसको खून में पहुंचाने, जज्ब करने में मदद देता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी के बावजूद भी कैल्शियम आपका खून में नॉर्मल हो सकता है? जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो बोन में से कैल्शियम जो है वो एक हार्मोन है, पैराथॉर्मोन, वो बोन में से कैल्शियम को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। सही, यानी विटामिन डी की अगर कमी हो गई और कैल्शियम आपके खून में, उसके नतीजे में जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन कम होगी, उस सूरत में आपको काफ़ी हड्डियों को वो कैल्शियम देना पड़ेगा और उसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी आएगी, फ्रैक्चर और वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, ये सेपरेट हैं। विटामिन डी का टेस्ट, उसकी कमी, उसको पूरा करना वो अलग है, कैल्शियम के हवाले से चीज़ों को देखना और उसको पूरा करना वो अलग है। ओवरऑल कंक्लूसिव इस मौजू पर क्या कहेंगे? बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत लोगों में परेशानी, तो और अब तो इवन इश्तिहार भी शुरू हो गए हैं, बस कैल्शियम लेना शुरू कर दें। देखिए, इस माशरे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी सेहत के मुतालिक आपको आगाही होनी चाहिए। सही। उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो आपका डॉक्टर है। तो आप अपने डॉक्टर जिसको आप फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट है, जब तक हम उस माशरे में जहाँ हम जैसे ममालिक में मरीज़ बड़ी तादाद में फैमिली फिजिशियन का रुख करते हैं, आई थिंक फैमिली फिजिशियंस को अपडेट होना या अपडेट रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। एक दूसरी बात है, अगर आपका मुआलिज आपको कहता है कि कोई टेस्ट कराओ, तो हमें टेस्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए, खुसूसन विटामिन डी का टेस्ट या कैल्शियम का टेस्ट। और लास्टली, जब कभी सप्लीमेंट की सूरत में कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाए तो अपने मुआलिज को याद भी दिलाएं कि सर अगर आप कहें तो इसके लेवल्स हम रिपीट करके देखें। अगर वो कन्विंस होगा कि इसके लेवल रिपीट करने से आपको फ़ायदा है तो वो यकीनी तौर पे इसकी इजाज़त दे देगा। और अगर वो समझता है कि नहीं, आपको वो मेंटेनेंस डोज के ऊपर ये चीज़ें दे रहा है और आपको ज़िंदगी भर लेना है, तो ये उसके ज़िम्मे हम छोड़ दें कि किस पेशेंट को वो क्या मशवरा देता है।
तो ये मेरी तरफ से 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है आपने महसूस किया होगा ये कॉमन मसला विटामिन डी, कैल्शियम, जिस्म दर्द, ये इतना सिंपल भी नहीं है कि आप अपने तौर पे घर बैठे ये फ़ैसला करते रहें कि कब कैल्शियम लेना है, कब विटामिन डी लेना है, कब इसको छोड़ देना है, कब दर्द की दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अपने तौर पे कर पाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इस हवाले से अपने मौलिज से मशवरा करना चाहिए। और फिर एक लॉन्ग टर्म सिलसिला है कि कब तक आपको इस दवा की ज़रूरत है, किस डोज़ में ज़रूरत है। तो उम्मीद है आज के बाद जिस्म दर्द और जोड़ पट्टों में जब भी प्रॉब्लम होंगी, आप प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करके और फिर उसके हिसाब से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलेंगे, फ़ैसला करेंगे कि क्या लेना है, कब तक लेना है, कब छोड़ देना है। और कभी कभार और वजूहात भी हो सकती हैं, तो उनकी तशख़ीस, जैसे अभी हमने ज़िक्र किया कि जोड़ों के और बहुत से मसाइल हैं, पट्ठों में दर्द के और बहुत से मसाइल हैं। तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में आप ख़्याल रखेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।